तरफ कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। प्यार बुरा नहीं होता, प्यार में धोखा देना बुरा होता है। प्यार इंसान की पहचान बना देता है, लेकिन यहाँ इल्जाम पहचान मिटा देने का है, वो भी एक सोची समझी साजिश के साथ। पहले लव फिर धर्मांतरण, इसे ही कहा जा रहा है जिहाद। गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से गाजियाबाद लाया जा रहा है। ऐसे भी सुराग मिले हैं कि धर्मांतरण के बाद वो कई बच्चों को दुबई भेजने की फिराक में था। वहीं उत्तराखंड के देवकाशी में लव जिहाद के मामले को लेकर मुस्लिम बायकॉट की मुहिम तेज होती जा रही है। हिंदू संगठनों ने 15 जून का अल्टीमेटम दिया था। 15 जून को हिंदू महापंचायत भी बुलाई गई है, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ चुकी है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड ने बच्चों के धर्मांतरण मामले को फर्जी बताया है। कहा है कि 400 बच्चों का धर्मांतरण सफेद झूठ है। 4 केस भी कोई बता दे तो राजनीति छोड़ देंगे। आवाड ने इसे एक धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया है। इशारा सीधे बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर किया है। वहीं आरोप एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाए हैं। ओवैसी ने उत्तराखंड सरकार से हिंदू महापंचायत पर रोक लगाने की और मुस्लिम दुकानदारों को सुरक्षा देने की मांग की है। दोनों नेताओं का कहना है कि कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है और लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ऐसे में उन मामलों का क्या जो पिछले एक हफ्ते से सामने आ रहे हैं और जिन्हें हम दिखा रहे हैं। बहस पर आने से पहले एक बार सारे बयानों को सुन लेते हैं। धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना, ये प्रेम है या फ्रॉड है? कोई गलती नहीं है उम्र के लड़कों कोई। और गेमिंग में कभी भी कन्वर्जन गेमिंग में होता है, गेमिंग में होता है। किसी भी जात मजहब के प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी। पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर। ये लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है। इसके मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लो दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। हिंदू इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि 400 लोग धर्म छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको कहूँगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए। सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। धर्म परिवर्तन कोई अपनी मर्जी से करे, एक अलग बात है। कोई जबरदस्ती कराए, झूठ बोल के कराए, पैसा दे के कराए, फरेब कर कराए, तो वो कानूनन अपराध, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। कि पता लगता है कि लड़की का कत्ल कर दिया गया। सचमुच में ये प्यार है या वासना है? इसी पर बात करेंगे। लव जिहाद, अब जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे जुड़ी पार्टी हैं या फिर हमारे सेक्युलर जमात है, वो यही कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ना लव जिहाद होता है, ना जबरन धर्मांतरण होता है, ना कोई गेमिंग धर्मांतरण जैसी कोई चीज है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर डीके दुबे साहब जुड़े हुए हैं, अब्बास हैदर साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अध्यक्ष SIM PBL के राशिद शरीफ साहब जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में राम कदम मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता, और विनोद बंसल जी जुड़ेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं सर, गाजियाबाद में केस लिखा गया है जहां को गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने और उसके कई सबूत भी सामने रखे गए हैं।
आपको नहीं लगता जितेंद्र आव्हाड साहब ने धर्मांतरण होता ही नहीं है, 400 बच्चों को टारगेट किया ही नहीं गया, 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ये बयान देने की क्या जरूरत, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% मुसलमान है? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। ये मुद्दा नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने मतदाता किस जाति के या किस समाज के, मुद्दा यह है कि उनके क्षेत्र का एक मतदाता है और उसके बारे में जब पुलिस ने कोई कार्रवाई की है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको यह अधिकार है कि वो पुलिस से जाके पूछे कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। क्लीन चिट देने की जल्दी नहीं दिखाई दे रही ब्रजमोहन जी। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कुछ आरोप लगे हैं, कई सबूत सामने आए हैं, व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है, जो कनेक्शंस हैं, जो गेम से हैं कि कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही थी, ये सब चीजें मीडिया में लगातार आ रही हैं। उस पर जितेंद्र आव्हाड का ये कह देना भाई 400 बच्चे मुझे दिखा दो, मैं तो मानता ही नहीं, ये तो मतलब बड़ी बचकानी बात है ना। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण है और कुछ नहीं। नहीं दीपक जी, दो चीजें हैं, दो चीजें पहले आप समझिएगा, दो अलग अलग चीजें। जितेंद्र आव्हाड साहब का यह कहना कि 400 लोगों के खिलाफ अगर कोई जांच आपके पास है कि 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, आप मुझे बता दीजिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिससे मैं जाके देख सकूं, उनके परिवार में जाके बात कर सकूं, समझ सकूं कि भाई आखिर ये धर्मांतरण किन हालात में हुआ, कैसे मामले हुआ। गाजियाबाद के हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, उनको अच्छी तरह पता है। कैसे मालूम आपको? यही तो एफआईआर कहती है। नहीं, गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है, उन्होंने, उनके एसपी ने इस बात का बयान दिया है कि मुंब्रा के अंदर ये घटना घटी है 400 लोगों के साथ। उस पर उन्होंने बोला एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से संबंधित किसी मुद्दे पे बात भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मुस्लिम का नाम आ रहा है। ये क्या बात हुई? हमारे लिए मुस्लिम हिंदू का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा यह है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, और ऐसा हुआ है इसके पहले भी कई जगह हुआ है कि पुलिस कार्रवाई करती है, बाद में पता लगता है कि गलत ढंग से कार्रवाई की। अभी एक कोई तिवारी जी थे जिनको 21 साल तक बेचारों को जेल में रहना पड़ा, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है। तो पुलिस की कार्रवाई अगर होती है और जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि कोई जाकर पुलिस से ये पूछ रहा है कि भाई मुझे थोड़ा बता दीजिए कि आप इस आदमी को, जो शहनवाज को आप पकड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो बताइए। पुलिस ने जानकारी दे दी, बात खत्म हो गई। तो जानकारी लेना और कार्रवाई को रोकना, दोनों में फर्क है। तो उन्होंने जानकारी आप कवर फायर दे रहे हैं सर। आप धर्मांतरण के इस गेमिंग ऐप वाला जो जरिया है जिसके इतना बड़ा खुलासा हुआ, उसको कवर फायर दे रहे जितेंद्र आव्हाड साहब। पूरा बयान देख लीजिए, कवर फायर ही है। कह रहा हूं कि ये आप दीपक जी सुन नहीं रहे, फिर ये दो साल से चल रहा है। भारतीय जो अपनी भारत सरकार है उसका आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्यों आंख पे आंख रख के बंद करके बैठा हुआ था? जो इतनी कार्रवाई होती रही, गाजियाबाद से चला था, वहां तो उत्तर प्रदेश के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, क्या कर रहे थे वो? क्या सो रहे थे क्या? यह है मुद्दा। ठीक है राम कदम जी, मुंब्रा के 400 बच्चों का धर्मांतरण हुआ है, इसी को लेकर जितेंद्र आव्हाड जी ने अपनी बात कही है जनप्रतिनिधि के तौर पर। गलत क्या किया? ब्रजमोहन जी से मैंने पूछा, वो कह रहे गलत कुछ नहीं किया, जनप्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र की बात ना उठाए क्या? देखिए दीपक जी, इस चर्चा के आरंभ में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक को अपने धर्म का अभिमान होता है, होना चाहिए, और सभी धर्म सीख देते हैं मानवता की। इसके लिए सभी धर्मों का दल करके हम सम्मान करते हैं, पहली बात। पर यदि कोई किसी को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर या जबरन कोई धर्मांतरण करे, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। और इसी मुद्दे को लेकर के आज की चर्चा होनी चाहिए। यह हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख ईसाई इस प्रकार का ये मसला नहीं है, ये जबरन बहला फुसाकर धर्मांतर करने का विरोध, इसका ये मसला है, पहला बिंदु। अब क्या बोल रहे हैं श्रीमान वहां के इनके एनसीपी के नेता? वे कह रहे हैं कि गेमिंग से धर्मांतर कैसे हो सकता है। वास्तव में ये राष्ट्रवादी दल के नेताओं का मस्तिष्क, इनका स्मरण गजनी 2 की तरह है। दीपक जी, आपको ज्ञात होगा कि पबजी है, पोकमैन गो करके है, ये ऐसे कुछ ऐप थे, गेमिंग ऐप थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हाथों की, गले की नसें काट दी है। ये भूल गए एनसीपी के नेता। अब उस गेमिंग ऐप में एक ऐसे व्यक्ति का वीडियो दिखाया जाता है जो वीडियो दिखा करके उनको पूर्णतः वे धर्मांतर करे, और गेमिंग ऐप से उनके ऊपर पूरी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके भावनाओं के साथ खेलकर वे धर्म बदले। इस प्रकार की वहां पर सारी प्रवृत्तियां चल रही है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अब पुलिस जांच कर रही है,
जांच के पश्चात बोलते कि अपराधी नहीं है। जांच के पहले राष्ट्रवादी दल के नेताओं को सपने कहां से आते हैं कि नहीं इनका इसमें कुछ नहीं है। पालघर साधु हत्याकांड में भी राष्ट्रवादी दल के उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के भीतर बोला कि मॉब लिंचिंग है, ये कोई हत्या नहीं है। बाद में फिर एक हफ्ते के बाद उनको बयान बदलना पड़ा। तो अभी भी जो श्रीमान एनसीपी के विधायक वहां पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, चुनाव की राजनीति, यह बयान है। वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि पुलिस की जांच पर हमें विश्वास है, जांच के पश्चात पाया जाएगा यह अपराधी है या नहीं है, स्वागत होता उनका। पर पूर्णतः खुद जज के ऊपर उठकर, अब लोकतंत्र में ऐसा तो कोई ढांचा नहीं ना कि किसी विधायक ने बोल दिया मतलब उसकी बात को सच पकड़ो, ऐसा नहीं होता। जांच है, जांच चलने दीजिए, पता चलेगा। और जिस प्रकार की वहां की बातें सामने आ रही है, पुलिस की जांच एजेंसियों की वहां पे जो रिपोर्टिंग है, वहां की डिटेक्टिव्स की या क्राइम ब्रांच की रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग ये है कि देश को जिस व्यक्ति की तलाश है जो भारत के बाहर है, वो व्यक्ति के जो अलग अलग वीडियोज उनको दिखाए जा रहे हैं। क्या दिखाने का काम, क्या कारण है, क्या मकसद है उसके पीछे? तो इन अलग अलग बिंदु को जोड़ोगे तो दो बातें स्पष्ट होती है कि राष्ट्रवादी दल के नेता जानबूझ करके तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी को बचाना चाहते हैं। वे निपक्ष इस पूरे प्रकरण की जांच होने नहीं देना चाहते। और हमारा तो कहना है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हो जाने दीजिए ना जांच, पता चलेगा। अगर नहीं है हम खुद स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर है देखिए, तो मैंने जितेंद्र अवार्ड का पूरा बयान निकाला है, राम कदम जी रुकिए, हम सब मिलकर के उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, राम कदम जी का पूरा बयान निकाला है, उसका आखिरी चंक पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत लंबा है। आखिरी चंक ब्रजमोहन जी सुनिएगा। कौन सा हिंदू उतना मूर्ख है जो 400 की संख्या में धर्म परिवर्तन कर लेगा? क्वेश्चन मार्क। एक धर्म को अकारण बदनाम करने, ये किस धर्म को बदनाम कर रहे हैं? मुसलमान, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। और दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करने की प्रथा अपनाई जा रही है। मुझे लगता है कि यह सुनियोजित है। हालांकि ठाणे पुलिस को जल्द से जल्द सच्चाई स्पष्ट करनी चाहिए। और गाजियाबाद पुलिस ने जो 400 बच्चों की बात की, वो मुमरा के नहीं है सर, वो फैले हुए हैं अलग अलग जगह। गेमिंग ऐप तो कहीं भी खेला जा सकता है दुनिया में। आप समझिए ब्रजमोहन जी इस बात को। दीपक जी आपका इंटरप्रिटेशन है। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहतर तरीके से सुना है। उसमें जो संबंधित अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि मुमरा में 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है। इस पर आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने प्रश्न उठाया था और मैं सोचता हूँ ये पूछने का अधिकार है, इसमें बुराई क्या है? हमें जांच को प्रभावित होने की बात नहीं की। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्मांतरण का जो कानून है उसका जो भी उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर गलत क्या है? लेकिन ऐसा मत, इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई एक मुस्लिम है तो सिर्फ हम ये मान के चलें कि वो मुस्लिम ने ये काम किया ही होगा इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग थोड़ा इससे असहमत है। ठीक है, डी के दुबे जी, आप एक वकील हैं, आप इस मामले को बहुत बेहतर से समझते होंगे। क्या जितेंद्र अवार्ड जी ने सही लाइन और लेंथ पकड़ी है या वो क्लीन चिट दे रहे कि ये बद्दो ऐसा करेगा ही नहीं? हमारे एनसीबी के प्रवक्ता ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको अधिकार है। ऐसा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में किसी को भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम तरह की रूलिंग है, यहाँ तक कि लोअर कोर्ट को अधिकार नहीं कि वो पूछ सके। और किसी भी जांच, जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी को भी उसमें इंटरवेंशन करने का अधिकार नहीं है। अगर आप कहते हैं इस तरह के बयान, तो इन बयानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दौरान इंटरवेंशन माना है। इसलिए ये कहना कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट के लिए हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए जनप्रतिनिधि नहीं है कि आप क्रिमिनल केसेस में घुस जाएंगे जाके। इसलिए ये इनका जो स्टैंड है, मुझे लगता है वो स्टैंड बेसिकली गलत है। दूसरी बात ये आती है कि इन्वेस्टिगेशन की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है, एक एफआईआर हुई है, ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रहे हैं, भाई इतना हौ हल्ला मचाने की भी आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या कन्वर्जन के केसेस होते नहीं है? क्या कन्वर्जन के केसेस आए नहीं है? क्या इस मामले में हमारे यहाँ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में पूरा गैंग सिस्टमैटिक पकड़ा गया था कन्वर्जन के लिए, जो पूरा गैंग था सिस्टमैटिक तरीके से चलाते थे, उस पर एक एसआईटी बिठानी पड़ी थी कि साहब कन्वर्जन चल रहा है। तो ये एकदम अचानक से कह देना कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि या तो उनको कोई वहम है या फिर अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर इतना हावी हो चुके हैं कि अब उनको ये दिखना ही बंद हो गया है कि देश में चल क्या रहा है।
और गेमिंग ऐप है वो तो सब जगह चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपके केवल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है, कहां गाजियाबाद, कहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसलिए ये बयानबाजी शुरू में होना ये निश्चित रूप से इंटरवेंशन की संज्ञा में आता है। इसको नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपने सवाल कर लिए, इसलिए हमको सवाल करने का अधिकार है। आपको सवाल करने का अधिकार है, आप अपनी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करिए, लेकिन पुलिस के केसेस में आपको इंटरवीन जांच को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ठीक है, ब्रजमोहन जी से यही सवाल लेते हैं, दुबे जी यही सवाल उनसे पूछते हैं। ब्रजमोहन जी, क्या जांच प्रभावित करने की कोशिश है जितेंद्र आव्हाड की तरफ से कि भाई सरफराज और बद्दो ने कुछ नहीं किया है, इसको छोड़ दो साहब, ये गलत नैरेटिव बना रहे हैं बीजेपी वाले? दीपक भाई, आदरणीय राम कदम साहब बहुत लोकप्रिय विधायक हैं महाराष्ट्र के। आप इनसे पूछिए कि अगर इनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति आके इनको अगर ये कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या ये घर बैठेंगे? क्या ये संबंधित व्यक्ति से इतनी जानकारी लेने का हक नहीं रखते जनप्रतिनिधि होने के नाते कि भाई साहब थोड़ा बता दीजिए कि क्या अन्याय हुआ? आप मुझे बताइए, आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता पुलिस के खिलाफ वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जांच चल रही थी उसको रोकने के लिए, तो क्या ये माने कि वो गलत कर रहे हैं? अगर गलत वो है तो कंडेम कर दें इस बात को। वहां पर वो जो मुद्दा उठा रहे हैं कि अन्याय हुआ है या लगता है उनको कि अन्याय होता दिख रहा है, बोलने का हक है। ये तो जनप्रतिनिधि का तात्पर्य क्या है दीपक जी, आप मुझे बताइए। हाँ, ये बात जरूर है, इस मुद्दे पे मैं फिर एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम किसी भी प्रकार की जांच में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहते। एक दूसरा, धर्म परिवर्तन से संबंधित जो कानून है, अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल। और लेकिन अगर किसी की सहमति से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है जिसमें सारे कानूनों की को देखा जा रहा है, कानून के अंतर्गत हो रहा है, वहां निश्चित रूप से किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण हो रहा है तभी तो कानून बना है। यदि धर्मांतरण ना होता हो तो कानून क्यों बनता? और उस कानून को बनाने में हम लोग भी हैं, हम लोगों ने भी विधानसभा लोकसभा में बैठ के ऐसे कानूनों को समर्थन दिया है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत ही होगा कि हम लोग कोई धर्म इस मुद्दे पे कोई राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ऐसा करना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर किसी व्यक्ति को आके कोई शिकायत करता है कि साहब मेरे को बगैर बात के पुलिस परेशान कर रही है, पूछने का हक है। उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दबाव डाला जा रहा है, जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये जनप्रतिनिधि सभी करते हैं। राम कदम जी बताइए, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई बंदा आपके पास आता और बोलता मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप इस आवाज को उठाते या नहीं उठाते? देखिए दीपक जी, बृजमोहन जी ने बिल्कुल सही बात उठाई और अंत में उन्होंने अपने प्रवक्ता का दायित्व का निर्वहन भी किया। वे बोल गए कि राष्ट्रवादी दल करके वो पुलिस के किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान, और दूसरी ओर उन्हीं के एक विधायक पुलिस की जांच चलते समय खुले आम से मीडिया को कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है, इस पे जानबूझ करके इसे अपराधी बनाया जा रहा है। इस प्रकार की बात इन्हीं के विधायक कह रहे हैं। अब दोनों बातें एक दूसरे से कैसे मेल खाएगी? ये तो दोगलेपन वाली एनसीपी दल करके ये बातें हो गई। आप पुलिस को जांच करने दे, जिस प्रकार की पुख्ता जानकारी पुलिस के पास आई है, पुलिस उसकी पूरी तफ्तीश करेगी। तफ्तीश होने के बाद आप कहते हैं विधायक करके वहां पर जाना, यहां तक समझ सकता हूं, पर यह अधिकार नहीं ना, यह जज का अधिकार है। यह अपराधी है या नहीं है यह तय करने का जज का अधिकार है। पुलिस पूरी छानबीन करेगी, छानबीन करके जो भी तथ्य आते हैं कोर्ट के सामने रखेगी। तो आप लोक प्रतिनिधि होने के नाते ये जो लोकतंत्र का ढांचा है, ढांचे के ऊपर तो नहीं हो ना आप, लोकतंत्र के ऊपर हो आप। आपको किसने जज का अधिकार दिया? ये दोषी है या दोषी नहीं करार देने का अधिकार किसी विधायक को, किसी सांसद को नहीं है। बृजमोहन जी भली भांति जानते हैं, पर ये जो सम्मानीय विधायक जी है, वे केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए बीच बीच में जानबूझ करके इस प्रकार की बातें उड़ाते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहे, उनके चुनावी इलाके में उनके प्रति एक माहौल बना रहे, एक विशिष्ट समाज जो है उनके प्रति कहे कि ये बहुत भला आदमी है, अच्छा आदमी है। वो कह देते खुले ओर से। अभी बोलते जैसे मैंने कहा कि बोलते गेमिंग ऐप से कुछ नहीं होता। गेमिंग ऐप से लोगों ने जान दी है। अगर जान कोई दे सकता है तो गेमिंग ऐप से कोई धर्म नहीं बदल सकता। मैं ब्रजमोहन जी आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा अपने थॉट्स को होल्ड करिए। मैं अब्बास हैदर जी के पास चलूंगा। अब्बास हैदर जी, मामला गाजियाबाद पुलिस ने रजिस्टर किया है,
गाजियाबाद में ऐसे 5 मामले सामने आए थे सार्वजनिक तौर पर, जिनके नाम सामने हैं, बच्चे हैं, हम नाम नहीं दिखा सकते, जाहिर सी बात है। क्या आपको लगता है ये गाजियाबाद पुलिस ने गलत काम किया है बद्दों को गिरफ्तार करके? आपको भी ऐसा लगता है आवार साहब की तरह? दीपक जी, मैं आपके चैनल की स्लाइड पढ़ रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि 300-400 बच्चों को टारगेट किया गया। अगर ऐसा किया गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नकारा, उत्तर प्रदेश की एजेंसीज इतनी नकारा क्यों हैं कि उस एक बच्चे के पिता को कंप्लेन करनी पड़ी तब पुलिस को पता चला? पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? क्यों उन्होंने पहले से इसको पता नहीं लगाया? इनपुट क्यों नहीं थे उनके पास? सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है। दूसरी बात, हमारा मानना है कि वो आरोपी है, न्यायालय में पुलिस को उसके खिलाफ अपराध सिद्ध कराना चाहिए, उसके खिलाफ एविडेंस उपयुक्त कराने चाहिए और सजा कराएं, कोई आपत्ति नहीं है। जो लॉ ऑफ लैंड है, अगर उसको कोई भी तोड़ता है तो उसको कठोरतम सजा देनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, उत्तर प्रदेश के जो नकारापन है उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव, इस प्रकार की बातों की चर्चा होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की पीट कर हत्या कर दी गई। एक उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि जो बलात्कार पीड़िता है उनके पिता को आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उनके खिलाफ उनकी कंप्लेन ही रजिस्टर की जाती है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले चांदी और सोने की लूट कर रहे हैं, यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। पुलिस वाले चोरी की गाड़ियों से चल रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था की स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती नहीं है कि इसके ऊपर आपका ध्यान जाए, चाहती नहीं है इसके ऊपर चर्चा हो, तो इस प्रकार की प्रकरण सामने आएंगे। हम कह रहे हैं कि अगर अपराध हुआ है, कानून की दृष्टि से वो अपराध है, कठोरतम सजा दी जाए। कोई साथ नहीं देगा अपराधी का, इस देश की चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन अपराध और भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जघन्य अपराध हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, आज उत्तर प्रदेश के व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, कोर्ट परिसर में हत्याएं होती हैं तो कहीं जेल में हत्याएं होती हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं देश में, 3700 से अधिक प्रतिवर्ष। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसके बारे में नहीं होगी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार की ध्यान भटकाने वाली एक और ये प्रक्रिया है जो ध्यान भटकाने वाली। क्या कहेंगे विनोद बंसल जी? देखिए दीपक जी, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना पानी में है। इन्होंने इतनी सारी बातें सरकार और पुलिस प्रशासन पर तो उठा दी, लेकिन इन्होंने एक शब्द अपने वो जिहादी तंजीम के बारे में नहीं बोला, वो जिहादी गुर्गों के बारे में नहीं बोला, जो कि लगातार छोटे छोटे मासूम बच्चों का न सिर्फ धर्मांतरण कर रहे हैं बल्कि ब्रेन वॉश करके उनको राष्ट्र से अलग कर रहे हैं। आप देखिए कि दीपक जी, जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, राजनीतिक रूप से क्या पूछने का अधिकार नहीं है, तो लगातार कह रहे हैं कि आप कठोरतम सजा दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होता ना जी, आपके बाकी सहयोगी तो पूछिए ना, बाकी सब लोग क्या कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि आपको पता क्यों नहीं था अगर ये अपराध हो रहा था? अगर इतनी बड़ी घटना हो रही तो आपको पता क्यों नहीं था? जब उसके पिता को कंप्लेन करनी पड़ी तब जाके आपको पता चला। इतनी नकारा पुलिस है आपकी। अच्छा हैदर साहब, बोलने दीजिए ना उनको, आप दोनों बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये इन्होंने जो कहा कि उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, क्राइम और भी हो रहे हैं, उन क्राइम को क्यों नहीं देख रहे, इन क्राइम को। अरे मैं कहता हूं जिस क्राइम के बारे में आज बात हो रही है उस क्राइम के बारे में स्पेसिफिक रहिए ना जी, इधर उधर भटकने से क्या लाभ। एक बात, दूसरी बात यह कि जो धर्मांतरण का जो गैंग है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं है, मैं कहता हूं पूरे देश में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को और खासकर महाराष्ट्र सरकार को भी बोलना चाहूंगा कि जहां पर धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून की आवश्यकता है। आप देखिए कि ये जो सिर्फ गेमिंग जिहाद नहीं है, अभी जिस तरह से राजेश की जो अपहरण करके और उसको कन्वर्ट किया गया, महाराष्ट्र के मुंद्रा के जो बसई का ही केस है, आप देखिए कि वहां पर ये जो न ब्रजमोहन जी बोलेंगे न कोई और बोलेगा। आखिरकार वो न सिर्फ राजेश को उठा करके ले गए, उनका धर्मांतरण किया, बल्कि उनके छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को और बाकी परिवार के लोगों को भी धमकी आ रही है कि वो आप कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आखिरकार इतने सारे मीडिया में चला, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। मैं कहना चाहता हूं सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जहां कानून नहीं है वो कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, और मैं कहता हूं इसमें जो केंद्रीकृत कानून की बहुत आवश्यकता है दीपक जी। कारण क्या है कि देखिए दिल्ली जैसी, अगर मान लो लोकेलिटी की बात करो, गाजियाबाद की बात करो, आसपास काफी सारे स्टेट्स में कानून है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, लेकिन दिल्ली नहीं है। तो दिल्ली क्या है कि सेफ हेवन बन गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्यों पकड़ा गया? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े इसलिए गए क्योंकि वहां एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है और एक कठोर कानून है, वो कानून के माध्यम से पकड़े गए ना जी, नहीं तो अब्बा जी बोलिए क्या कहेंगे? बाकी जगह क्या कहेंगे? दिल्ली में हुआ होता तो आराम से। विनोद बंसल जी का जवाब।
मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई आरोपी है वो निर्दोष है कि अपराधी है, ये तय करना न्यायालय का काम है, ना कि विनोद जी का या राम कदम जी का या मेरा या किसी भी व्यक्ति का जो इस पैनल में बैठा है। ये न्यायालय का काम है, न्यायालय देने का काम आपका नहीं है। और इस देश का न्यायालय इतना कमजोर नहीं है कि किसी नेता के बयान से दबाव में आ जाए, कोई भी हो वो। कवर फायर हम किसी को नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं आप कार्रवाई करिए। अगर आपके भाजपा के सांसद पुलिस को खुलेआम मारते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे, उनको कब जेल भेजेंगे, आप ये बताइए। कब आप उनके घर बुलडोजर भेजेंगे? हम तो कह रहे हैं बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको पकड़िए, सबको पकड़िए। जो भी कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, ये जो जिहादी गैंग है, लेकिन ये जो जिहादी गैंग है, तमाम लोग जिहाद के केसेस डाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, समान होती है, नहीं है, न्यायालय की दृष्टि समान होती है। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हो सकते हैं और होते हैं। लगा हुआ था वो ये इस्लामिक जिहादी तत्व है, वो जिहादी तत्वों को तंजीम को अपने कब्जे में रखिए। किसी दबाव में या किसी लालच के अधीन हुआ है तो वो मैं कहता हूं आतंकवादियों को दृष्टि में अपराध है को बचाने का काम जो कर रहे हैं आप लोग ना, जिसको आप जेल जो आपके इस्लामिक जिहादी संगठन जो है आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको आर्थिक और लीगल मदद दे रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। किसने बताया? अरे आपके लोग कर रहे हैं। एनसीपी एक दो पर एक नहीं, मैं तुरंत राशिद शरीफ जी के पास चलता हूं। राशिद शरीफ जी, आप मानते हैं जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? कौन बचा रहा है? नहीं, कौन बचा रहा है? एक मिनट में राशिद जी, सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है जबरन धर्मांतरण हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा सर। अभी सुन रहा था एक जिहादी बोल के, ये जिहादी कौन है मैं सुनना चाह रहा हूं। ये जिहादी कौन है? अरे यार, धर्म परिवर्तन हो रहा है तो जिम्मेदारी उनके वालिदैन की है। धर्म परिवर्तन हो रहा तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, कानून की जिम्मेदारी, उन लोगों की नहीं जो करा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका गलत काम नहीं है। होता है बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या किसको मालूम होता है? पुलिस को मालूम होता है या हुकूमत को मालूम होता है? पहले पेरेंट्स को मालूम होता है। अगर पेरेंट्स बच्चों पे नजर रखेंगे, अरे पेरेंट नहीं करा है भाई, पेरेंट नहीं शिकायत कराई है मेरे भाई, खाली पेरेंट नहीं शिकायत कराई है। दिनेश भाई, एक सर एक मिनट सर, आप ऐसो सिर्फ मुस्लिम धर्म परिवर्तन खाली हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम्स में भी हो रहे। मैं बताऊं, कई केसेस मैं बता सकता हूं आपको, उसकी तो अपन बात करते नहीं। खाली है सो हिंदू से सो फलाना हमले कर रहे हैं, वो उसकी बात हो रही है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अरे मुझे बताइए, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम बच्चे का धर्मांतरण कराया? एक साल की, सुनो, एक साल की बच्ची अगर उसको दूध देते या पानी देते, उसको फर्क मालूम होता है, उसको फर्क मालूम होता है। जो बच्ची है सो 21 साल की है, उसको मालूम नहीं। अरे फिर क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? मालूम नहीं, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो भाई? जब फर्क मालूम होता है तो, जब फर्क मालूम होता है तो क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप? ये धर्म परिवर्तन के नाम पे एक मुसलमानों को बदनाम बकवास है, बकवास है। मुसलमानों को जो पहले से बदनाम है, अरे मुसलमानों को बदनाम करने का काम तो जिहादियों ने किया, मुसलमानों को बदनाम करने का काम। ठीक है, मैं 1 मिनट ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं दोनों पर आऊंगा, राशिद जी आप पर भी आऊंगा। तो 2 मुद्दे हैं, धर्मांतरण, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, और दूसरे लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर से उत्तराखंड में बहुत गुस्सा है। एक इलाके में तो ये कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो कुछ हुआ, एक लड़की का अपहरण किया गया, कैमरे पे किया गया, और यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों में बेहद गुस्सा है। हिंदू महापंचायत हो रही है, जिसको कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि ये नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, गुस्सा सड़कों पर प्रकट हो रहा है। देवभूमि रक्षा अभियान चला जा रहा है। महापंचायत 15 जून को बुलाई गई है। इस पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का कि इस महापंचायत को रोकना चाहिए। राशिद साहब, क्यों रोकना चाहिए? अगर कोई धर्म वाले अपनी महापंचायत कर रहे हैं तो क्यों रोकना चाहिए, मुझे बताइए। बिल्कुल करना जी दीपक जी। मैं भी यहाँ पे मुस्लिम महापंचायत हैदराबाद में करना चाह रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद में करना चाह रहा हूँ, और बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, हिजाब का मसला, और है सो अब अखंड भारत का मसला, इस तरीके से जितने इल्जामात लगते जा रहे हैं, उसके लिए हमको भी एक बैठक बहुत जरूरी है। आप दीपक जी एक बात बताइए, हुकूमत है सो नरेंद्र मोदी जी की है, यूपी में है सो योगी जी की है, डबल इंजन सरकार है, उसके बावजूद भी अगर धर्म परिवर्तन होता है तो मैं चाहूंगा कि दोनों रिजाइन दे देना,
मोदी जी भी रिजाइन दे देना और योगी जी भी दे देना और छोड़ा लेना, निकल जिससे जाना। आपका जिहादी एजेंडा और तेज गति के साथ चले। उनकी हुकूमत मोदी भी चले जाए, योगी जी चले जाए, जिससे आपका जिहादी एजेंडा चलता रहे। आज भी है, पूरे देश को दारुल इस्लाम बना दो तो बहुत गजवाए हिंद का, ये गजवाए हिंद का सपना आपका पूरा नहीं होगा। ये गलतफहमी मत रहो, ये गजवाए हिंद नहीं चलेगा आपका। हैदराबाद से आप करना चाहते हो तो करिए पंचायत, लेकिन कोई सच्चाई होगी तब तो। लोग अपने हिंदुओं को सेफ नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान को क्या सेफ करेंगे? अरे अपने जिहादियों को समझाओ, वाकई ये दोनों को हिंदू तो सेफ हो जाएंगे। जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आपको भागना पड़ेगा। एक जिहादी नहीं बचेगा यहाँ पर, याद रखना। अच्छा, एक के ऊपर एक नहीं। राशिद साहब, आपने अपनी बात पूरी करी, विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए। एक के ऊपर एक नहीं, प्लीज। हिफाजत नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को क्या लेंगे, बांग्लादेश को क्या लेंगे, अफगानिस्तान को, बर्मा को क्या लेंगे? अखंड भारत करना है तो सब खुश रहना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम दोनों खुश रहना पड़ेगा। ये लव जिहाद, ये धर्म परिवर्तन, ये अरे राशिद साहब, आप खुश है कि नहीं है ये बताइए। खुश कैसे रहेगा? राशिद साहब, आप खुश है कि नहीं है बताइए। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा राशिद साहब, ये तो बताइए, आप खुश है ना? डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इस वजह से जिहाद करते हुए अब तो खुश है ना। बोलिए बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुश है कि नहीं खुश हैं? हम नहीं सर, हम क्यों खुश होंगे बताइए? हमारे बच्चे अभी जा रहे उधर, हमारे तो खुश है दीपक जी। इनके यहाँ तो लव जिहाद भी चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है, जनसंख्या जिहाद भी चल रहा है, गेमिंग जिहाद चल रहा है, हॉस्टल जिहाद चल रहा है, एजुकेशन जिहाद चल रहा है, तमाम तरह के जिहाद इन्होंने चला रखे हैं। तो खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे? लेकिन इनकी आदत है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये पुरानी प्रवृत्ति है दीपक जी। ये वो लोग हैं, ये उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि जिहादियों के साथ रहते हैं, जो आतंकवादियों के साथ रहते हैं। अरे पैगंबर के नाम पर किसने आतंकवादी संगठन चलाया भाई बताओ ना? इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन क्या सिंधु पर चला रहा है? अरे ये जब जिहाद के नाम पर जो बेहतर उड़ें दिखाई जाती हैं, बेहतर उड़ों का शब्द दिखा करके मुस्लिम यूथ को बरगला करके उनके कमर में बंदूक को अपने बारूद बांध करके फाड़ देते हो और फिर कहते हो कि हम खुश नहीं है। राशिद साहब, कहीं तो ब्रेक लगा लीजिए साहब। मैंने आपसे पूछा आप खुश है कि नहीं? आप राजी खुशी से हैं कि नहीं? राशिद साहब ये बताइए पहले, आप राजी खुशी से हैं या नहीं? बिल्कुल खुश हूं भाई। बस फिर हिंदू देखिए एक मुसलमान नेता ने कह दिया, एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल ने कह दिया कि मैं खुश हूँ। इसका मतलब मोदी जी के राज में हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश, ये मान लूं मैं? दोनों खुश रहना, दोनों खुश रहना। अरे दोनों ही तो खुश है सर। पकड़ के खींचेंगे तो कब तरक्की करेंगे? रहना क्या मतलब है? रहना क्या मतलब है? अरे बच्चे हैं यार, कोई अरे रहना का क्या मतलब है? बच्चे छोटे ये नहीं कहेंगे। हाँ बच्चे हैं, वो तो धर्मांतरण तो उनके लिए जरूरी है। बच्चों का धर्मांतरण नहीं करोगे तो किसका करोगे? क्या और ये धर्मांतरण करने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे? अरे भैया उनको समझाओ, जो सरतन संजिदा की गैंग पूरे देश में घूम रही है, वो सरतन संजिदा की गैंग को बताओ ना। पैगंबर के नाम पर कितने लोगों का कत्लेआम करोगे? पैगंबर के नाम पर कितने लोगों का कत्लेआम करोगे? कितने लोगों का सरतन संजिदा करोगे? कितने आतंकवादी संगठन चलाओगे? इस्लाम के नाम पर कितना जिहाद चलाओगे? आपके भगवानों को उंगली उठाता है। हमारे पैगंबर तुम्हारे पैगंबर क्या होता है? आपके भगवानों को उंगली उठाता है तो आप काट दोगे। अरे उंगली मैं कहता हूँ उंगली उठाता है तो इसका लाभ उंगली काट दोगे। सबके लिए आप क्या कह रहे हो? आलमीन है तो क्या हुआ? अरे क्या आलमीन के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाओगे? आलमीन के नाम पर आतंकवादी संगठन चलाओगे? आलमीन के नाम पर अपने विनोद जी, मैंने 2-3 शब्द सुने नहीं थे, लेकिन अब मैं जब सुन रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत दिशा में बहस को ले जा रहे हैं। हम इससे वापस आते हैं, हमारा जितेंद्र आव्हाड जी का पॉलिटिकल एजेंडा था, उस पर वापस आते हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का ना तो हम अपमान करते हैं ना हम अपमान होने देते हैं। राशिद साहब आप भी थोड़ा संभल के बोलिए, बंसल साहब आप भी थोड़ा संभल के बोलिए, दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन ब्रजमोहन जी मैं आपके पास आता हूँ वापस। अरे राशिद साहब थोड़ा ब्रेक लगाना सीखिए ना सर। पैगंबर के नाम एक मिनट रुक जाए ब्रजमोहन जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। उन्होंने आज लिखा है ट्विटर पे, उन्होंने सफाई भी दी है कि भाई मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं, मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 400 बच्चों की बात आई। अब मुझे ये बताइए, आप जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को भी प्यार करता हूं, मुसलमानों को भी प्यार करता हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं। आप मुझे बताइए लेकिन ये जल्दबाजी क्यों करी जितेंद्र आव्हाड ने? क्या कारण था इस जल्दबाजी का?
देखिए, इसमें मुद्दा जल्दबाजी का नहीं था, इसमें मुद्दा संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का था। जब एक पुलिस का ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है कि मुंब्रा में 400 बच्चों का धर्मांतरण किया जा चुका है, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी चिंता वाजिब थी कि आखिर ऐसे कौन से परिवार हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है, क्यों ना जाके मैं उनसे बातचीत करूं और इसकी तह तक पहुंचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मैं सोचता हूँ एक जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो भी सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उनको करना चाहिए। देखिए, उन्होंने एक और बात की है जिससे कि मैं सोचता हूँ मैं भी सहमत हूँ और आप लोग को भी सहमत होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें करके कि 400 हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कर दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये हमारे हिंदू धर्म के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाती ये बातें? क्या आखिर हमारा धर्म क्या इतना कमजोर हो गया? क्या हम लोग इतने नासमझ हो गए कि हमारे बच्चे 400 बच्चे कोई और धर्म को एडॉप्ट कर लें? क्या हमारा धर्म में इस प्रकार की कोई कमी है? मैं तो मानता हूं कि ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा धर्म बेहतर है और हमारे धर्म के अंदर एक अच्छी सद्भावना है, बेहतर तरीके से इस मुल्क में सारे धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं। तो उनकी जो चिंता है वो शायद इस बात को लेकर है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर उसके क्षेत्र में कोई घटना, ऐसी बहुत ही गंभीर घटना है, आप बताइए क्यों आज आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये बहुत गंभीर चीज है और ऐसी गंभीर घटनाएं अगर होती हैं तो इसमें हमको शासन को भी सचेत होना पड़ेगा और ऐसे संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी हमको कार्रवाई भी करना पड़ेगी। तो उनका जो मंतव्य था वो बहुत ही स्पष्ट है, वो गहराई से इस बात को समझना चाहते थे, जानना चाहते थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़ा तो बता दिया, लेकिन अभी तक वो उन 400 परिवारों की जानकारी आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब को नहीं उपलब्ध करा पाए, जिससे कि वो जाके वहां पे संपर्क कर सके, उन परिवारों से बात कर सके। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। अगर मुझे पता लग जाए कि किसी का धर्मांतरण हुआ है, ठीक है, डीके दुबे जी कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक राइडर और बता दूं सर, ये जो 400 बच्चों की बात कही जा रही है मुंब्रा के नहीं है, कुछ गुजरात का की बात बता रहे हैं, कुछ खई का बता रहे हैं, कुछ खई का बता रहे हैं, ये मुंब्रा के नहीं है 400। डीके दुबे जी के बात में चलता हूँ, मैं इस पर पढ़ रहा हूँ अभी। सहमत हूँ, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर के बयान की बात कर रहा हूँ। नहीं दीपक जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये 400 बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो लफ्जियात की इतनी घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर घट गई, हमने अभी भी सूची जारी की है, अनेक सभाएं वहां पर हो चुकी और सबको पता है कितने लफ्जियात के केसेस महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ब्रजमोहन जी, क्या आपके जो माननीय विधायक जी वहाँ हिंदू समाज के साथ मिले हैं क्या? कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कितनी बेटियों का धर्मांतरण हुआ, कितनी बेटियों का नहीं बताइए ना। अगर नहीं ब्रजमोहन जी, अगर आपका नहीं है तो लिस्ट में भेज दूंगा आपको। ये बात आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ। जवाब दें ब्रजमोहन जी, मैं कहता हूँ एक मजबूत सरकार बैठी हुई है। ब्रजमोहन जी, मैं यही कह रहा हूँ, बात कर रही है। ब्रजमोहन जी, मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, जब गृह मंत्री हैं तो आपको बीच में आने की क्या जरूरत है? अगर आप 400 की चिंता कर रहे हो, मैं कहता हूँ हमारे 500 की भी चिंता कर लो ना। मैं कहता हूँ मैं गृह मंत्री से पूछा है, हमने जो है ना, हमने माननीय मुख्यमंत्री को बोला है, आप आखिरकार क्या महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ ना आप, महाराष्ट्र के अंदर धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब आपकी सरकार मैं कहता हूँ आप भी मांग करिए, आप आइए हमारे साथ, काम कर रही है। मैं कहता हूँ सड़क पर उतरिए ना, आप विपक्ष में हैं, आप कहते हैं मौके पर जाते हैं, आप लोगों से मिलिए ना, कुछ हिंदू पीड़ितों से मिलिए। आखिरकार धर्मांतरण क्यों हो रहा है, ये लफ्जियात क्यों हो रहा है? नहीं, अरे भाई कमाल की बात, इतने मजबूत विपक्ष है फिर भी लिस्ट हमसे मांग रहे हैं। नहीं दीपक जी, आप इतने, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी ले लो, जब इतना आपको दर्द है लिस्ट मेरे पास है के लिए, नहीं आप इतने परेशान हो, ब्रजमोहन जी कुछ तो करोगे कि नहीं, या खाली बस भाषण ही देते रहेंगे? लिस्ट मेरे पास है, मैं कहता हूँ इतनी तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको पास भी लिस्ट होनी चाहिए ना। आखिरकार आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है बुरी तरह से पीड़ित हैं, ईसाइयों से, मिशनरियों से और ये जो जिहादियों से, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे। आप कम से कम सिंधु परिषद के साथ खड़े होइए ना। आप चलिए देवेंद्र फडणवीस जी को भिजवाइए। मैं कहता हूँ ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, एक मिनट। दोनों ने अपनी बात कह ली और पर्याप्त मात्रा में कह लिए। मैं सीधे डीके दुबे जी के पास जाऊंगा। ब्रजमोहन जी को क्या कहना चाहते थे आप? डीके दुबे जी बताइए। कह रहा था कि ब्रजमोहन जी जो ये कह रहे हैं कि वो 400 की सूची हमारे विधायक जी को दे दो ताकि वो बात कर लें, इसको एविडेंस टेम्परिंग कहा जाता है।
कभी न्यायालय भी इस तरह की सूची कभी नहीं देता, क्योंकि एविडेंस टेम्परिंग की संभावनाएं रहती हैं। हम एक्यूज्ड को जेल में इसलिए रखते हैं कि वो बाहर निकलकर परिवारों, विक्टिम्स के घर जाएगा और जाने के बाद उनको प्रभावित करेगा। इसलिए जो वो कह रहे हैं कि 400 की सूची हमको दे दो, हम संपर्क कर लें जाके, क्या बोल रहे हैं? ये कानूनी बात है। जिसने अपराध किया है उसको जेल में रखा जाता है। दुबे जी, आप एडवोकेट है, आप ऐसी बात बोल रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आदरणीय जितेंद्र अवार्ड जी अपराधी हैं? उन्होंने धर्मांतरण किया है? क्या बोल रहे हैं? लेकिन सूचित कर रहे हैं आप को भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानकारी नहीं दी जाती, यहाँ तक कि आरटीआई में नहीं दी जाती। अरे भाई, अगर हमने कोई मांग ऐसी कर ली है तो पुलिस मना कर दे, खत्म हो गई बात। नहीं बताया विवाद क्या है? करती है। और अगर उसको लीक कर दिया जाता है तो पुलिस ऑफिसर जो आईओ है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है कि आपने लीक कैसे कर दी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। कानून को हम लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आप कह रहे हैं हम उनके घर चले जाएं, उनके घर जाकर अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या कि आप टेम्परिंग करेंगे, आप जाकर उसको प्रभावित करेंगे, आप जाकर उसको बरगलाएंगे, आप क्या चाह रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मैं अपराधी इस मामले में क्या कह रहे हैं आप? विधायक जी हमारे सूची मांग रहे हैं, पुलिस ने तो परिवारों से जाके और उनको जाकर कहेंगे, तो ये कौन सा तरीका है? ये तो कानूनन सही नहीं है। दूसरी बात आदरणीय बंसल साहब को भी समझा दीजिए, वो भी इस कानून को समझ लें। वो इस मुद्दों को उठा रहे थे अभी कि मेरे पास ये सूची है, ये है, वो है। उनको समझाइए, आपके साथी है वो। आप इन्वेस्टिगेशन के बीच में बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस से नहीं ली है। नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि जब पुलिस ने ये कहा कि 400 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो आदरणीय जितेंद्र अवार्ड जी ने कहा कि अगर भाई जानकारी दे दो, हम जाके उनके परिवारों से बात कर लें। उसमें हम आदरणीय राम कदम साहब को भी अपने साथ ले लेंगे, बंसल साहब को भी ले लेंगे। चले अपन सब लोग परिवार से बात करने का काम पुलिस का है ना। यहाँ पे पुलिस आ गई। अरे पहले उनसे पता कर लो ना, जो पहले से पता है। पहले आप ये तय करो, मुझे बताइए ना, तो राजेश के घर पर गए थे क्या आप? पहले आप बसई में राजेश के घर पर गए थे क्या ब्रजमोहन जी? वो तो पता है ना, उसका जो धर्मांतरण हुआ है राजेश का, उसका तो पता है ना आपको। आप ये बता दो, आप इस देश का वातावरण दूषित करना चाहते हैं? इस प्रकार की चर्चा लगातार चला के या इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे? हम उसमें आपका सहयोग देने को तैयार है। आप आइए तो सही। अब आप पलटने लगे बातों से। नहीं, पलटिए मत करिए। नहीं, सहयोग क्या आप बोलिए ना सरकार को। सरकार आपकी, अब हम सरकार से बोले। अरे रोकिए, उनका राजेश के घर पर जाइए। ब्रजमोहन जी, मैं कहना चाहता हूँ, बसई के अंदर राजेश के, वो तो महाराष्ट्र की तो खोखा सरकार है, खोखे में लगी हुई है। पूरा देश जानता है, बच्चा जानता है महाराष्ट्र का कि खोखा सरकार है। ठीक है राम कदम जी, खोखा सरकार, क्या कहेंगे ब्रजमोहन जी के इस आरोप पर? ये पूरी बहस भटकाने का प्रयास एनसीपी दल की ओर से इस पूरी मंथना में दिखा। बहस क्या है कि जांच के पहले तुम्हारे नेता उसमें इंटरवीन क्यों कर रहे हैं, उस जांच को प्रभावित क्यों कर रहे हैं, किसी को दोषी या निर्दोष साबित क्यों कर रहे हैं। यही मूल मुद्दा है। यह मुद्दा नहीं है बहला फुसला करके या जबरन कोई धर्म बदला जाता है। तो यहाँ पे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, हम सारे धर्म के लोग, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। इतने ही दो मुद्दे हैं। आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो चर्चा को? आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये जो सारा जो आपने ये जो 3-4 दिन से लगा के रखा है, एनसीपी दल एक विशिष्ट धर्म का तुष्टीकरण करना चाहती है और इसके लिए ये सारे प्रकरण को उस दिशा मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना है। राम कदम जी, अफसोस के साथ आपको रोकूंगा बात के बीच में। ब्रजमोहन जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया, डीके दुबे जी आपका शुक्रिया, अब्बास हैदर साहब आपका शुक्रिया और राशिद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।